हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से मैं केमिस्ट्री फैकल्टी अखिल श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें। ऐसे पता है आपको कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी और इसकी वजह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। रीता जी आपका वेलकम है, सुहासिनी जी, वैष्णवी जी, प्रखर जी, जितने लोग हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर लें। मिस्टर तिवारी आप भी, आप लोग ज्वाइन कर लें तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और थोड़ा जहाँ तक हो सकता है अब आपका कोऑपरेशन था और उस कोऑपरेशन से चीज़ें काफ़ी हद तक सही हुई हैं। तो धीरे धीरे आपकी क्लासेस भी ठीक हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लें। तो देखिए बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो नीट की क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो आप बोले तो स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। हेलो बच्चों, चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। शिवभोजन जी, सुभी जी, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था और उसमें सुभी जी के ही अभी तक मेरे पास आंसर आए हुए हैं और सुभी जी ने आंसर भी सही किया है। इसके लिए बहुत बहुत इनके लिए क्लैपिंग कर लीजिए आप लोग। और फिर स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। जल्दी ज्वाइन कर लें आप लोग। आज देखिए जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज के वीडियो में मैं आपको अपनी थोड़ी सी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा। रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि कुछ कैजुअलिटी की वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन में अवॉइड कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे सिचुएशन ठीक होती है तो मैं आपको प्रॉपर वे से चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे नीट में बहुत बार क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ। सुभी जी के भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनके भी क्वेश्चन करा देता हूँ। सुहासिनी जी आप सभी के, सुहासिनी के भी आंसर सॉरी वैष्णवी के आंसर भी सही किए थे वैष्णवी ने। और सुहासिनी सभी का वेलकम है। तो स्टार्ट किया जाए क्लासेस, बताएं क्लासेस स्टार्ट किया जाए। आप लोग 1 मिनट में जल्दी ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट कर लें क्लासेस को। लगभग थियरी मैंने पढ़ा दी है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के आप एकदम डरे ना, एकदम घबराए ना। ये क्वेश्चन जो है आपका, मैं इसको एक बार पढ़ के फिर इंग्लिश का हिंदी भी बता देता हूँ क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ये आपका 98 में आया हुआ है। क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं ये आपको पता होता है, तो सीधा वही आंसर लगा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बनता है। बट फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आपको बताता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन ये है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% ऑफ आयरन बाई वेट। ठीक, 0.33% ऑफ आयरन बाई वेट का मतलब क्या हुआ। और दूसरा चीज कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 6722 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है आपको पूरे हीमोग्लोबिन का। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ आयरन एटम
प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आर। ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के बच्चे आप लोग ये समझ लीजिए, ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन आपका 10.33% आयरन को कंटेन करता है, और ये जो आयरन है वो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हीमोग्लोबिन का दे रखा है 6700। द नंबर ऑफ अब इस हीमोग्लोबिन में आयरन का कितना एटम प्रेजेंट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ आइडिया हो तो आप लोग बताइए मुझे। चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके लिए मुझे सेकंड पेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकंड पेज पे मैं आपको ये सारी चीज़ों को बता देता हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन को ये बोलता है कि जो हीमोग्लोबिन है, मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन है, ये पार्ट मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि ये हीमोग्लोबिन है, ठीक। इस हीमोग्लोबिन में प्रखर जो आयरन है आपका वो क्या है, 0.33% है। जो आयरन है कितना है, 0.33%। मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो वेट है, पूरा जो वेट अगर मैं 100 लेके चलता हूँ, 100 ग्राम लेके चलता हूँ, तो आयरन कितने ग्राम होने चाहिए, 0.33 ग्राम होने चाहिए। यही मतलब होता है आपका परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब, ठीक। तो वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ, 0.33% आयरन है, जबकि उसका मॉलिक्यूलर वेट, जबकि उसका वेट कितना होना चाहिए, 100, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे कि उतने ग्राम आयरन प्रेजेंट है, ठीक। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट है वो कितने हैं, 0.33 ग्राम, या 0.33% मतलब 0.33 ग्राम प्रेजेंट है ना। चलिए, तो ये तो 100 ग्राम में है, लेकिन ये अप्रॉक्स मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है ये 6722। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 67200 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन का मैं वेट ले रहा हूँ, तो इसमें कितना आपका आयरन प्रेजेंट होगा। तो एक में कितना प्रेजेंट होगा, 0.33/100, और इसमें कितना प्रेजेंट होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6722, ठीक। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जरा ये कैलकुलेट करके क्या आएगा। आप अभी कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, क्योंकि अभी आप यूज करेंगे तो थोड़ी चीज़ें आपको की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। जरा इसको देखिए, इसको एक बार आप कैलकुलेट करिए सभी लोग। 0.33 डिवाइड बाई 100 इंटू आपको करना है 6722, है ना। तो चलिए इसको मैं कर लेता हूँ एक बार, 0.33 इंटू 67200। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 22176 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो ये आ गया ये, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेट कर भी लीजिएगा। तो 221.7 ग्राम आ रहा है आयरन, जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी जबकि हीमोग्लोबिन का वेट क्या होना चाहिए था, 67200। यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को। अब देखिए कह रहा है कि इतना तो हो गया वेट, अब हीमोग्लोबिन में नंबर पूछ रहा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन निकाल लूं हीमोग्लोबिन में, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल वही वो पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सुहासिनी, मॉलिक्यूलर वेट ये फॉर्मूला लगाएंगे ना वैष्णवी, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना अभी आपने निकाला, 221.76 डिवाइड बाय, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए इस क्वेश्चन में इसने दे रखा है 56। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बाई चांस मान लीजिए आपका
आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्स 56 होता है, 56 पॉइंट समथिंग एंड 55 पॉइंट समथिंग। तो अगर यहाँ पे जो दिया है वही वैल्यू से आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप इसे 56 से डिवाइड कर लीजिए, 56 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या होगा उस केस में, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ एटम इन इन जो भी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रही है 3.96 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो आपको देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी वाला होगा, है ना, सी वाला। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से, समझ आ गया आप लोगों को, समझ आ गया। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए। दो तीन चीजें ध्यान रखिए, दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि आप बायो के स्टूडेंट हैं और हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है आपको पता होता है। तो सीधा सीधा 4 ही आयरन होता है, आप लोगों को पता है कि आपने पता है हिम जो है 4 ग्लोबुलर प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो आंसर 4 ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो 4 करके चलिए, ठीक है। आंसर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी वो पूछ भी सकता है कि कितने % क्या है। तो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन देखा है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, तो नंबर ऑफ एटम पूछता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सुभी। दूसरी चीज, अगर आप चाहते ही हैं कि मुझे क्वेश्चन ही करना है तो आप सिंपल सा ऐसा परसेंटेज वाले में कि इतना पर 100 में इतने ग्राम है तो इतने में कितने ग्राम होंगे, जैसे इसमें दे रखा है कि 0.33% है तो 100 ग्राम में कितना है 0.33, तो जितना उसने दिया है उसमें कितना हो जाएगा वो उसका वेट हो जाएगा। और चूंकि वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, तो जितना मॉलिक्यूल पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, जो वेट आएगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल। अच्छा ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जरा ध्यान से बताइएगा आप सभी, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि अब देखिए मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जरा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझिए। देखिए अगर मैंने मान लीजिए एक फार्मूला लिखा H2O का, ठीक है, मैंने मान लीजिए फार्मूला लिख दिया H2O का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस एक H2O मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक। अगर मैं ये बोलूं कि ये मैंने H2O का 1 मोल लिया है, तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ कि 2 मोल एटम हाइड्रोजन का और 1 मोल एटम ऑक्सीजन का होगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या है, अगर आपने मोल लिया है तो उसको मोल के टर्म में भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल लिया है तो एटम के टर्म में भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ये मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो इसका मतलब है वो मोल से रिलेट कर रहा है, तो आप इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लें फिर मैं आपको एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। चलिए प्रखर बात समझ में आई, शिवपूजन जी, रीता जी, सुहासिनी, वैष्णवी, सौम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा, लिक्विड बेंजीन। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैष्णवी देखिए, लिक्विड बेंजीन बर्न इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, लेकिन जो आज एक क्वेश्चन भेजा था क्या तो नाम था इनका, शुभी जी ने, उसमें ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि उसके लिए आपको
क्या करना पड़ेगा, शुभी ने भेजा था। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इक्वेशन को राइट डाउन करना पड़ेगा। विदाउट राइटिंग द इक्वेशन आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। बाद में मैं समराइज कर दूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट में कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। तो ये देख लीजिए, लिक्विड, अभी तो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन कह रहा है C6H6, ये आपका बेंजीन है। इसको आपने 15 O2 से रिएक्शन कराई, आपका क्या बन गया 12 CO2 और 6 H2O बना। यहाँ आप इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसका 2 मोल, इसके 15 मोल से रिएक्ट करके इसके 12 मोल और इसके 6 मोल दे रहा है। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ O2 at STP are needed to complete combustion of 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए इसको पहले तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें करना क्या होगा, इक्वेशन को राइट डाउन करना होगा। तो चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें हिंदी में देख लीजिए कि वो बोल रहा है कि बेंजीन को अगर आप जलाते हैं तो एक उसकी एक इक्वेशन दे दी है, वो बताता है कि कितना लीटर आपको बताना है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर मैं बेंजीन को के 39 ग्राम को जलाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए एक एक स्टेप इसको करिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, इक्वेशन लिखिए। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ इक्वेशन 26H6 प्लस से पूछेंगे, बात समझ आ रही है, 15 O2 गिव्स 12 CO2। ये करेक्ट मेथड होता है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ये सारी गैसेज हैं, यहाँ पे देखिए ये लिक्विड है, ठीक। अच्छा, अब इसके हिसाब से क्या हुआ कि इसका 2 मोल इसके 15 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 मोल इसके 15 मोल से रिएक्ट कर रहा है। अब ये कह रहा है हाउ मोल मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को उसने बोला कि ऑक्सीजन आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन कभी लिमिटिंग नहीं हो सकता, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए, ऑक्सीजन कभी लिमिटिंग नहीं हो सकता। जो आपकी मर्जी पर डिपेंड है वो लिमिटिंग नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा। आपको बोल दिया जाए कि कितना होगा, कितना जलाया जाएगा, जितना भी जलाया जाएगा वो सफिशिएंट आप जलाएंगे, वो एक्सेस में ही रहेगा, ठीक है। अब ये कहता है कि कितना लिक्विड जलाना है, 39 ग्राम। तो आप यहाँ लिख लीजिए, इसके लिए इसके नीचे लिख लीजिए 39 ग्राम। अच्छा, इसका वेट दिया है, अगर इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो क्या इसका नंबर ऑफ मोल निकल आएगा। इसका मोलर मास क्या है जल्दी से बताइए, 78। देखिए लिखा भी है 78, ये 96 में आया वो क्वेश्चन है। तो इसको जरा आप डिवाइड कर लीजिए, तो 9 दूनी 18, इसका मतलब ये आ गया 1/2। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसके एक 1/2 मोल बेंजीन के लिए आपको ऑक्सीजन के कितना लीटर चाहिए। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दें, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, कि 2 मोल बेंजीन के लिए यानी C6H6 के लिए आपके कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए थे, 15 मोल, 15 मोल ऑक्सीजन चाहिए थे, ठीक। तो आधे मोल के लिए कितने चाहिए बताइए, आधे मोल बेंजीन के लिए कितने चाहिए, आधे मोल के लिए कितने चाहिए, 15/2 इंटू 1/2, ये होगा ना भाई। एक मोल के लिए 15/2, 15/2, और आधे मोल के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो 15/4 आ रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसे एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15/4, 3.75 मोल चाहिए आपको। क्या चाहिए, मोल, किसका, ऑक्सीजन का। एग्री कर रहे हैं या नहीं इस बात पे भाई। 2 मोल के लिए 15 चाहिए, 15 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 7.5 मोल चाहिए। तो आधे मोल के लिए 7.5 का और आधा कर दीजिए, 7.5 का आधा करेंगे तो 7.5 का आधा करेंगे तो देखिए आपका 3.75 ही तो आएगा, या यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। अच्छा, अब ये मोल आया है, ये क्या आया है, मोल। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है लीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है ना, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा, 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है जल्दी से बताइए, 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ये मैंने पढ़ाया है, क्या मैंने बताया आपको 22.4 लीटर होता है क्या, वैष्णवी बताइए,
1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो अभी अभिषेक जी बताइए फिर इसमें क्या होगा कि 3.75 मोल क्या कितना मालूम हो जाएगा, इसका कितना मालूम हो जाएगा, 3.75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 लीटर से, 22.4 लीटर इंटू 3.75 दैट इज इक्वल टू 84। तो कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 84 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ये हो गया आपका आंसर, डी वाला एकदम सही आंसर है। तो फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन लिखने के बाद उसमें लिमिटिंग सर्च करना पड़ेगा, फिर यूनिटरी मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इक्वेशन यहाँ लिख दिया है मैंने, ध्यान से देख लीजिए। 2 मोल के लिए 15 चाहिए, आधे मोल के लिए पूछ रहा है तो आधे मोल के लिए कितने मोल चाहिए वो निकाल लीजिए। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 3.75 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 84 लीटर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रखर ने पूछा था। प्रखर का शायद क्वेश्चन नाइट्रोजन से रिलेटेड था, ये कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो टिक्टो क्वेश्चन है। प्रखर देख लीजिए, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन, ये कह रहा है हिंदी में देख लीजिए इसको, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे 1 लीटर ऑफ एयर में यानी हवा में, जो कि कंटेन करता है 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, मतलब 21% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह रहा है। बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब अगर आपने 1 लीटर लिया तो उसमें आपका 0.21 यानी 21% जो है, यानी 100 लीटर लिया होता तो 21 लीटर आपका क्या होता, आपका ऑक्सीजन होता। अरे बात समझ में, 100 लीटर में 21 हो जाता, तो अगर 1 लीटर करेंगे तो क्या होगा, 0.21 हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये कहता है कि उसका मोल बताइए, तो अब मैं इसको लिखता हूं। देखिए 21% बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, वैष्णवी बताइए इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या, आपने अभी तक यही पढ़ा है कि 100 लीटर अगर आपने लिया एयर का तो उसमें 21 लीटर क्या होना चाहिए, 21 लीटर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए। एग्री कर रहे हैं इस बात से, अभिषेक जी बताइए, इसका मतलब ये हुआ ना प्रखर, 100 लीटर लिया तो 21 लीटर क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। अब ये कह रहा है 1 ही लीटर लिया तो उसका 21% देख लो। तो अगर तुम यहाँ पे 1 ही लीटर ले रहे हो, अभी तुमने लिया है 1 ही लीटर, तो यहाँ जैसे 2 जीरो कम किया होगा, तो यहाँ पे आप क्या करो 0.21, इतना लीटर तो आपका ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना लीटर था आपका, इतना। क्लियर है इतनी बात, ऑक्सीजन कितना लीटर था, इतना। ठीक, अब हम आते हैं, ये मोल पूछा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन दिस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, 1 मोल अगर कोई गैस प्रेजेंट है, 1 मोल गैस प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उस अभी ऊपर आपने किया, क्या 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है, क्या 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 22.4 लीटर में कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल। 22.4 लीटर में कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल। तो क्या मैं 0.21 लीटर में किसके मोल निकाल सकता हूं क्या, जल्दी से बताइए। 0.21 इंटू ऊपर कर लीजिए 22.4, तो अब इसको आप एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 22.4 यानी 22.4 डिवाइडेड बाय 0.21, इसको डिवाइड कर लीजिए। नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या, ये 1 बाई, सॉरी ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, गलती हो गई थोड़ी सी।
एक यूनिटरी मेथड लगाना है। ये एग्जाम में भी गलतियां हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा ये सारी चीज़ों को। 32.4 नीचे होगा और ऊपर क्या होगा 0.21, है ना, ऊपर 0.21 होगा, तो 0.21 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये कर लीजिए। तो आपका देखिए इसका आंसर आएगा आपका 0.009375। ऐसा ही क्वेश्चन प्रखर आपने पूछा था, वहां 1 लीटर था, तो 1 लीटर को आप ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया ना वैसे कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया पहला वाला, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ही 95 में पूछा गया है CBSE APMT में कि उस नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का बताइए जिसमें 1 लीटर एयर में 21% आपका ऑक्सीजन है। ऐसे ही आपका हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ये भी था, तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, है ना। अब मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस, अच्छा अभी कुछ क्वेश्चन और भी हैं आपके। ऐसे क्वेश्चन भी देखिए आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी कभी नीट में क्या करता है, क्वेश्चन लिखता नहीं, इक्वेशन लिखता नहीं है वो, तो इक्वेशन आपको खुद ही लिखनी है, ठीक है। अगर इक्वेशन लिखी नहीं है तो आप इसे इक्वेशन खुद ही लिखिए। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी बातों को यहाँ पे करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन। देखिए दोनों ही लीटर वॉल्यूम में दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, मैंने बताया है। ईच एट STP द मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू। तो सबसे पहला काम आपको इक्वेशन राइट डाउन करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन राइट डाउन करिए। कैसे लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ठीक। अब इक्वेशन को क्या करिए, बैलेंस करिए। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ पे HCl एक ही है, तो इसे क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब इस बैलेंस इक्वेशन से मैंने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में बताया था कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्ट करके HCl का कितना मोल दे रहा है, HCl का कितना मोल दे रहा है, 2 मोल दे रहा है, ठीक है। वैष्णवी, शुभी, कितने मोल दे रहा है इसके, अभिषेक, 2 मोल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 22.4 लीटर, H2 का क्या लिया आपने, 22.4 लीटर लिया, ठीक। और इसका कितना लिया, 11.2 लीटर लिया क्लोरीन का। अब यहाँ लीटर दिया हुआ है, लीटर को अगर मैं बोलूं मोल में कन्वर्ट करिए, तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको मैंने सिखाया है कि ये इसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सिखाया है कि नहीं, 22.4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सिखाया है, ठीक है प्रखर। अगर आपने डिवाइड कर दिया तो हाइड्रोजन के कितने मोल आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन को कितने मोल दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन के आ गए 1 मोल। जैसे जैसे सिखा रहा हूं वैसे वैसे कीजिएगा। और इसके कितने मोल आ गए, हाफ मोल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, जल्दी बताएं। पहले करना क्या है, इक्वेशन लिखना है, फिर क्या करना है, मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करिए। यहां अगर आपने गलती कर दी, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं सर्च किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे आंसर बताइए शिवपूजन जी, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, LR क्या है, अभिषेक आप भी बताइए इसमें LR क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, आपने लिया कितने मोल है, 1 मोल, और इसका कितना लिया, आधा मोल, इसका 1 मोल लिया और इसका आधा मोल, तो कम क्या है, क्लोरीन। वेरी गुड शिवपूजन जी, सुहासिनी, वैष्णवी, बहुत अच्छा किया आपने कि लिमिटिंग क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्यों, क्योंकि यही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये क्या करेगा, यही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, कई बार बता चुका हूं मैं, यही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1 मोल क्लोरीन 2 मोल ऑफ HCl को दे रहा है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन 2 मोल ऑफ HCl को दे रहा है,
तो आधा कितना देगा, 1 मोल 2 को दे रहा है तो आधा मोल कितना देगा, 1 मोल ऑफ HCl को देगा। ठीक है, आधा कितना देगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 मोल ऑफ HCl। लिमिटिंग सर्च करने के बाद ही आप करेंगे ऐसा कुछ। तो आधे मोल कितना देगा, ये कितना देगा, 1 मोल ऑफ HCl को दे देगा, है ना। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीटर उटर तो नहीं पूछ रहा है वो, नहीं मोल ही पूछ रहा है। तो मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस, तो कितने मोल आ जाएंगे HCl के, आंसर बताइए कितने मोल आ जाएंगे HCl के, 1 मोल HCl के आ जाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। होप कि आपको अभी तक की चीजें समझ आई होंगी, समझ आ रही हैं सारी चीजें। ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इतनी मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कभी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे नहीं। एग्जाम में देखिए 2016 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सभी के, एक बार मैसेज कर दीजिएगा। प्रखर, शुभी, वैष्णवी, रीता, शिवपूजन, अभिषेक। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अपने से करने की भी कोशिश कीजिए। निखिल, निखिल बात समझ आ रही है। सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compound XY2 and X3Y3 X3Y2 when 1.1 मोल ऑफ XY2 का वेट जो है वो 10 ग्राम है एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y3 का वेट 9 ग्राम है। तो एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y X और Y का एटॉमिक मास बताइए। कैसे करेंगे इसको, देखो सब अब मैं बता दूं। देखिए क्वेश्चन देखने में मोल कॉन्सेप्ट के बहुत बड़े बड़े हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानिए कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। तो वो ध्यान से देखते रहिए, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये कह रहा है सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म। अच्छा, क्या मैंने आपको बताया है कि मोलर मास और मास में डिफरेंस बताया क्या, वैष्णवी बताइए। सौम्या, आप क्लास में थी उस समय जब मैंने बताया था मोलर मास और मास में डिफरेंस। मोलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल का जो मास होता है वही मोलर मास होता है। क्लियर है, 1 मोल का जो मास होगा वही मोलर मास होगा। और मास मतलब जो आप वेट डाल रहे हैं उसमें, आप 100 ग्राम ले रहे हैं, 50 ग्राम ले रहे हैं, आप 10 ग्राम ले रहे हैं, आप 200 ग्राम ले रहे हैं, आप 1000 ग्राम ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास फिक्स होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। यही मोल को अगर मैं एटम के टर्म में डालूं तो इसी को मैं 1 मोल की जगह क्या बोलता हूं, ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम, इसका जो मास होता है इसको मोलर मास की जगह हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो बात तो वही है कि मोल से रिलेट कर रहा है वो। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि दो एलिमेंट x और y कंबाइन करके XY2 और ये बना रहे हैं। अच्छा चलिए देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि जो XY2 था, जो XY2 था वो X एटम से प्लस 2Y एटम से बना होगा। ये तो बोल सकता हूं मैं, X प्लस 2Y से क्या बना होगा, XY2 बना होगा। अच्छा, दूसरा क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3X प्लस 2Y से क्या बना, आपका X3Y2।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? x प्लस 2y नहीं ना? अच्छा, अब यहाँ जो, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, ये जो इसका क्या दिया हुआ है, मोलर, इसका आपका मास दिया है ना, वेट दिया है, इसके 0.1 का वेट इतना दिया है, तो 1 का वेट कितना होगा? 1 मोल का जो वेट होगा वही इसका मोलर मास हो जाएगा। यही आपने अभी पढ़ा ना, 1 वेट। तो क्या मैं XY का मोलर मास, अब जरा मैं इसको थोड़ा आगे चल रहा हूँ, 0.1 मोल का वेट है 10 ग्राम, 0.1 मोल XY2 का जो मास है वो कितना है? 10 ग्राम। आ रही बात सुहासिनी, वैष्णवी, शुभी, रीता, गुड़िया जी? तो 1 मोल का क्या होगा बताइए जरा, 1 मोल का क्या होगा? क्या 1 मोल का 100 ग्राम हो जाएगा क्या? 1 मोल का क्या होगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो और ये 1 ही मोल की तो बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी जगह मैं 100 लिख सकता हूँ क्या? क्या इसकी जगह 100 लिख सकता हूँ क्या? ठीक। अच्छा, अब जरा एक चीज और देखिए, इसके बाद इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, सबको याद रहेगा। ये हो गया XY2 का। तो क्या प्रखर आप ये बता सकते हो मुझे कि दूसरा जो कंपाउंड है वो X3Y2, उसका वेट कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम, लेकिन कितने का? 0.05 का। तो 1 मोल का वेट कितना होगा प्रखर, बताओ जल्दी से। शिवभोजन जी आप भी बताइए, 1 मोल का कितना होगा? इसको जरा नीचे लिख दूं क्या? आप लोग एक बार देख लीजिए, 0.05 का वेट दे रहा 9, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 0.05 X3Y2 का जो वेट है वो 9 है। सॉरी, 0.05 नहीं है, पॉइंट 0.005 है शायद ना। एक मिनट जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 जीरो है कि एक ही जीरो है? 0.05, सॉरी, 0.05 है ना, 0.05। तो 0.05 का वेट इतना है, तो एक मोल का वेट कितना हो जाएगा? 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा बताइए? 1 मोल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको? पहले 0.5 को 1 मोल में कन्वर्ट करिए। तो 0.05 को 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? क्या 20 से मल्टीप्लाई करना होगा क्या? एक करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा ये? या इसे आप 0.05 का इतना है तो 1 का कितना हो जाएगा? 9/0.05 ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 9/0.05। तो कितना हो गया ये? 9/0.05, तो 180 आ गया। हाँ, 180 आ गया ना, 180। यहाँ तक कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम? साइड मैंने लिखा है। देखिए, बोर्ड में आपको ये सारा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है। आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो ये आपको बेसिक पता है, तो आप सीधे कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये 180 आ रहा है। तो क्या ये XY2 की वैल्यू को मैं 100 लिख सकता हूँ और इसकी वैल्यू को 180 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को आगे ले चल रहा हूँ, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए आप लोग। x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। देखिए, देखने में क्वेश्चन टफ है बस, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे इजीली कर लेंगे। कैसे 180 लिख सकता हूँ? अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, तो क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? 2 इक्वेशन है, 2 वैल्यू, 2 अननोन है, वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है। अब निकाल लेंगे कि मैं निकाल के दिखाऊं? निकाल लेंगे कि निकाल के दिखाऊं मैं? ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए। देखिए, क्लास 8 में सॉल्व किया होगा ना आपने इसे,
इधर माइनस ले लीजिए, तो इसका भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया, तो -3x से x गया तो ये क्या हो गया 2x माइनस 2x, और इधर क्या -80, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, x की वैल्यू हो गई 40। अब x की वैल्यू 40 हो गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, आपका y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 40, ऊपर पहले वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 100, तो क्या हो जाएगा ये 2y इक्वल्स टू क्या होगा, इधर 40 इधर गया तो ये होगा 60, तो y की वैल्यू क्या हो गई 30, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 40 30 40 30, x की वैल्यू 40 30 आ रही है, 40 30 x की वैल्यू आ रही है 40 30। हाँ ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन अब उतारना चाहें तो उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन समझाते समय आप बोर्ड पे देखिए, नहीं तो आपको ये चैप्टर टफ लगने लगेगा, है ना, और फिर उसके बाद आप उतारिए। तो कैसे करना है आपने, फिर से देख लीजिए इसे, फिर से देख लीजिए। सपोज एलिमेंट जो है वो उसके 1 मोल का वेट ले लीजिए, और 1 मोल का वेट जो होगा वही उसका मोलर मास होता है, ठीक। तो और वो एलिमेंट बना, वो कंपाउंड बना किससे है, जिस एलिमेंट से बना है उसको लिख लीजिए, x + 2y इक्वल्स टू xy2, 3x + 2y इक्वल्स टू x3y2, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए तो हो जाएगा, फिर इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन को वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम में जब जाएंगे तो इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ना तो कैलकुलेट करना, इतने ना तो कैलकुलेशन का टाइम होगा, तो कोशिश कीजिए थोड़े से आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, ठीक है, अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने, चूंकि इसने बाद में दिया था मुझे, ये शायद मुझे लगता है शुभी ने दिया था। शुभी, आपके क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। शुभी का क्वेश्चन है, आप लोग लिख भी लीजिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर 2, क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है शुभी, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड will react with 2.80 liter of हाइड्रोजन at STP, ये दिया है। अच्छा ये इसमें प्रखर को भी प्रॉब्लम होती है, STP NTP आ जाता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है ना। तो देखिए कुछ नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको हमेशा मैंने कहा है कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो इक्वेशन को राइट डाउन करें। यहाँ कुछ नहीं दिया है, अगर आप इक्वेशन राइट डाउन नहीं करते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक। तो अब मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, ये देखिए क्या लिखा है, कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा है। कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब हुआ कि इस कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2, और अगर ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज देखिए तो उसके ऊपर -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कॉपर 2 ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ये CuO होता है। ये क्लास 9th में आपने सीखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉपर 2 का फार्मूला 2 ऑक्साइड, अगर कॉपर 1 ऑक्साइड बोलता तो उसका फार्मूला होता है Cu2O, कॉपर 2 ऑक्साइड होता है तो Cu2O, है ना। कैसे करते हैं, जैसे कॉपर 1 कहता तो इसके ऊपर 1 लिखिए, ऑक्सीजन ऑक्साइड कह रहा तो इसके ऊपर 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका जो चार्ज है वो इधर आता, इसका चार्ज इधर जाता। इसके केस में क्या होता है, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, तो दोनों के ऊपर Cu2O2 दैट इज इक्वल टू CuO, ठीक। ये होता है फॉर्मूला, ये आपको क्लास 9 में पढ़ा होगा। अच्छा अब ये कह रहा है कि किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए क्या कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। अब ये इक्वेशन अगर आपको नहीं पता है, बाई चांस आपने Cu के साथ H जोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ H नहीं जोड़ रहे हैं बाई चांस, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं और आंसर आपके गलत आएंगे। तो सबसे पहला काम आपको इक्वेशन राइट डाउन करना है,
इक्वेशन राइट डाउन करने के बाद दूसरा काम इक्वेशन को बैलेंस करना है। होप कि यहाँ पे इक्वेशन शायद बैलेंस ही है। देखिए एक ही कॉपर है, यहाँ पे भी एक कॉपर है, एक ऑक्सीजन। ठीक है शिवपूजन, निखिल, अभिषेक, इक्वेशन बैलेंस है ना। अच्छा, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करके इसका एक मोल और इसका एक मोल बना रहा है? ये तो बोलूंगा मैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ 2.8 लीटर ऑफ H2। ठीक, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कॉपर ऑक्साइड का अमाउंट ही पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है। अच्छा, अमाउंट पूछ रहा है तो इसका ग्राम में पूछ रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या उस समय मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था कि इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें ग्राम से रिलेटेड भी चीजें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था ना कि ग्राम में आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, उसके मोलर मास की बात बताई थी मैंने वहां पे, बताई थी। अच्छा, मोलर मास की बात बताई थी और मोलर मास लिखवाया भी था मैंने। तो 63.5 होता है इसका कॉपर का, ऑक्सीजन का होता है 16। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 79.5 ग्राम। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ क्या? देखिए, ऑक्सीजन का हो गया 16 और ये 63.5 ऐसा होता है कॉपर का। अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास लिखवा रखा है वहां पे, वो देखिएगा जरा। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसके इतने ग्राम, इसके इतने ग्राम। अब ये देखिए लीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? लीटर। तो इसके कितने लीटर से रिएक्ट करेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 22.4 लीटर से रिएक्ट कर रहा है। इसके कितने लीटर से रिएक्ट कर रहा है? 22.4 लीटर से रिएक्ट कर रहा है। तो अब इसमें देखिए, वो इस क्वेश्चन में इसी का वेट पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अब आपको ये दोनों चीज पता चल गई कि इतना ग्राम, इतना लीटर से इतना ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 22.8 लीटर से यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, आ जाएगा। इसमें लिमिटिंग सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो अमाउंट आपके ऊपर है कि वो सफिशियंट है, कॉपर 2 ऑक्साइड वाला अमाउंट जो है वो सफिशियंट है। तो मैं इसको यूनिटरी मेथड से लिख रहा हूँ। देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 79.5 ग्राम ऑफ CuO। सो भी बात समझ आ रही है? और तो 22.4 इधर से आ रहा है तो 2.8 कितना हो जाएगा? 2.8 कितने से रिएक्ट करेगा? 79.5 22.4। एक बार आप अपना आंसर टैली कर लीजिएगा, क्या यही आ रहा है क्या? अब इसको कटपिट कर लीजिए 28 में। एक बार इसे कैलकुलेटर से कर लीजिए तो 9.94 के 9.94 ऐसा 5 आ रहा है कुछ, ये कैलकुलेट करने के बाद। तो सुबह आपको होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और सुबह के साथ साथ और बच्चों को भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आज मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए, अलग अलग तरह के जो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, आप उतने क्वेश्चन ही ध्यान से देख के चले जाइएगा, तो आपके मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है अपर लेवल तक, तो इससे टफ नीट में क्वेश्चन नहीं आने वाले। चलिए, अब थोड़ा सा इंपेरिकल फार्मूला की बात कर रहे हैं। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, और चूंकि इसमें क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं कि आए हुए हैं डायरेक्ट, तो मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताता हूँ। इंपेरिकल फार्मूला,
एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास, मैंने बोला ग्लूकोज, मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोला ग्लूकोज है, ठीक है। तो क्या मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन करता है 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यही इसका मतलब हुआ ना। इसका मतलब यही हुआ ना मॉलिक्यूलर, कि 1 मोल अगर मैंने ऐसा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 6 मोल क्या है, 6 मोल एटम किसके हैं, कार्बन के, 12 मोल एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 6 मोल एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। इतनी बात समझ में आ गई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जितना टोटल नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट होता है उसी को आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इट इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हुआ ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन? इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम या एंटिटीज आप लिख सकते हैं प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, या किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उसी फार्मूले को, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन ही हो गई। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हालांकि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड को ही आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे आप H2O की बात करें, H2O में H कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आया। अब जरा इंपेरिकल फार्मूला देख लीजिए, ये क्या है, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो present in 1 molecule of the। अब आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है ये चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इजी चैप्टर है, तो फटाफट खत्म भी हो जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला समझ लीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो जो प्रेजेंट है। अच्छा, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? जल्दी से बताइए, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? वेरी गुड, 1:2:1, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो CH2O ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो CH2O हुआ क्या? तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। यहाँ तक बातें किसी को डाउट, एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी भी तरह की कोई भी डाउट? सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब जितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब जितना रेशियो है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है, वही आपका एम्पेरिकल फार्मूला में आएगा, ठीक। अच्छा, तो अब ये बताइए मुझे, वाटर का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ? 2:1 ये आ रहा है। वाटर का
सिंपलेस्ट रेशियो और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुआ, वहां पे भी 2:1 है और यहाँ पे भी 2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ ना, इस केस में इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है। यहां तक समझ में आई बात है, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तक समझ में आ गई तो जरा हाँ करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना। तब तक मैं थोड़ा सा अपने गले को भी रेस्ट लूँ 1 मिनट के लिए। जल्दी से लिखिए इसे फटाक से। लिख लिया आपने? चलिए अब एक फॉर्मूला पूछ, मुझे एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा होगा या इंपेरिकल फार्मूला बड़ा होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा होना चाहिए या इंपेरिकल फार्मूला बड़ा होना चाहिए, बताइए। ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास एक रेशियो होता है, एक रेशियो ये होता है, एक फार्मूला होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। वैष्णवी, सुहासिनी, रीता, प्रखर, अभिषेक, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। जैसे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6 था, है ना। तो n इंटू इंपेरिकल फार्मूला क्या था इसका, इंपेरिकल फार्मूला था CH2O, ये था। इसका मतलब अगर n की बात करूं मैं, तो n की बात क्या हुआ, n हुआ यहाँ पे 6। अगर 6 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो देखिए दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी ना, C6H12O6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि n आपका एक इंटीजर है, n क्या है, कोई भी इंटीजर है। और n की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मास इसलिए कह रहे हैं कि उसका मोलर मास अगर एटम पता चल जाएगा तो उसको ऐड करके मोलर मास निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है, ये भी लिख लीजिए आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। एक एग्जांपल से सिखाई दिया मैंने आपको। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने का क्या मेथड होता है। और इस पे एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो अभी मैं पहले मेथड सिखा देता हूँ कि कैसे मेथड करते हैं। एनसीईआरटी जिसने भी पढ़ा है या कहीं और से जिसने भी पढ़ा है इसे, तो प्लीज़ उस मेथड को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का मेथड टफ मेथड है। और अगर आप उस टफ मेथड से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो बेटर ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सो दैट मैं अगली क्लास यानी कल की क्लास में आपको मोलैरिटी समझा के चैप्टर बाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर पे चलो, ठीक है। आपके पास ऐसे भी टाइम थोड़ा कम है, बट आपने सबसे टफ चैप्टर समझते हुए कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है ना। तो देखिए जब भी आपको इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्वेश्चन पूछा जाए
एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का ही ले लेता हूँ, फिर मैं उसे बताता हूँ कैसे करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक दो क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1.2 है एनसीईआरटी का। ये कहता है एक कंपाउंड कंटेन, अब मैं पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, तो आप ये देख लीजिएगा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.2, ये सॉल्व एग्जांपल है, बस इसके मेथड को मत अप्लाई कीजिएगा। कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, दूसरा ये कहता है 24.27% ऑफ कार्बन, और क्या कह रहा है 71.65% ऑफ क्लोरीन को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि कंपाउंड इतना हाइड्रोजन को, इतना कार्बन को और इतना परसेंट क्लोरीन को कंटेन करता है। फिर कहता है कि अगर मोलर मास, इफ मोलर मास 98.96 ग्राम है, तो व्हाट इज द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उस केस में इसका इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। अब मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि मैं डुअल लैंग्वेज यूज भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेहनत भी कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन भी लाएंगे, तो थोड़ा से प्रिपेयर रहिए अपनी चीज़ों के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप किसी भी मेथड पे मत जाइए, आप सिंपल सा इसको सॉल्व करने के लिए, अब मैं इसको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला काम आप एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम एक चार्ट बना लीजिए। बिना चार्ट के अगर आप बनाने करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा और गलत होने के भी चांस होंगे। अब इस चार्ट में जो जो चीज़ें दी है, क्या क्या दिया है, जैसे कंपाउंड का एलिमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले खाने में आप क्या करिए, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसमें पहले में लिख लीजिए एलिमेंट। ठीक, कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, वो लिख लीजिए। फिर उस एलिमेंट का परसेंटेज मास जो इसने दिया है, परसेंटेज मास से देखिए ये क्या दिया है 4.07, कार्बन का क्या दिया है 22.27, इसका क्या दिया है 71.65, ऐसे बना के लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैं इसके न्यूमेरिकल आपको कल कराऊंगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कल और हम लोग करेंगे। बट ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि प्रोसेस यही करेंगे आप। ठीक है जी, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे लिखा है, उसका एटॉमिक मास लिख लीजिए, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक, होता 1 है, लेकिन चूंकि ये 0.07 में दिया हुआ है, तो आप 0.008 जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो देखिए एनसीईआरटी ने तो वही लिखा है, आप 1 लिख के भी काम चला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो एग्जाम में आपको इतना 0.008 करके नहीं करना है, आप सीधा सीधा 1 लिख के चलिए, हो जाएगा। कार्बन का लिखना है तो आप कार्बन का लिख लीजिए, 12 होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है, ये मैंने बताया भी है और आप लिखेंगे भी। ये हो गया मास और ये हो गया एटॉमिक मास, ये हो गया मास और ये हो गया एटॉमिक मास। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नहीं डाउट ना? इसके बाद मैं आपको एकदम आराम से मेथड सिखाऊंगा कि आपको चीजें बन जाएंगी फटाक से।
अब इसके बाद देखिए दूसरा आपको ये क्या करना है, यहाँ एटॉमिक मास के बाद आप नंबर ऑफ मोल निकालिए। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाई मोलर मास। तो वेट कहाँ है? ये है वेट, और मोलर मास मतलब यहाँ एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, तो ये क्या होगा? एटॉमिक मास। ठीक, तो नेक्स्ट वाले खाने में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल वेट बाई मोलर मास करके। अब ये हो जाएगा आपका 4.07 डिवाइडेड बाई 1.008। ठीक है, अभी के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये 22.27 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ये हो जाएगा। ठीक, अब जब आप इसे कर लेंगे ये वैल्यू आ रही है, देखिए 4.04, ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि डेटा मेरे पास है। ये 2.02 और ये 2.0। ठीक, इतना करने के बाद नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद इस मोल का एक लाइन एक कॉलम की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वाली लाइन इसी में है, मतलब ये इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में सिंपलेस्ट रेशियो की जरूरत पड़े, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में सिंपलेस्ट रेशियो की जरूरत, क्योंकि यही सिंपलेस्ट रेशियो ही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। यही सिंपलेस्ट रेशियो की जो वैल्यू होती है यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है वैष्णवी, क्यों होता है? क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो आप कभी कभी सिंपलेस्ट रेशियो डायरेक्ट आ जाता है और कभी कभी नहीं आता। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए करते क्या है, ये भी क्लास 8 में आपने पढ़ा है, बट मैं बता देता हूं। जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उससे, जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है? ये क्या हो गया? 2। ऐसे ही ये वैल्यू क्या हो गया? 1, और नीचे का भी क्या हो जाएगा? 1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आपका 2:1:1 आ गया क्या? सिंपल, तो ये देखिए आपको सब काम करना पड़ेगा। और अब आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया उसके हिसाब से फार्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ? H2CCl, H2CCl, ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। H2CCl, ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ, या CH2Cl कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा आपको, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अभी टफ लग रहा हो, लेकिन बाद में आपको ये इजी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एम्पेरिकल फार्मूला तो पता चल गया आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ रहा है आपको, एम्पेरिकल फार्मूला पता चल गया। तो अब देखिए, अब मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया है n की वैल्यू निकालने के लिए। n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो ये देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की वैल्यू जो दिया हुआ है उसमें वो दिया हुआ 98.96। घबराइएगा नहीं, मेडिकल नीट के एग्जाम में इतना टफ डेटा नहीं देगा, 98 नहीं दे के वो सीधा 99 या 100 दे देगा सीधा। ठीक है, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो। ये सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में ऐसा देता है डेटा। एम्पेरिकल फार्मूला मास की वैल्यू करिए, देखिए ये एम्पेरिकल फार्मूला हुआ, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होगा? वैष्णवी, शुभी, प्रखर बताइए। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, एक कार्बन है तो इसका 12 हो गया, एक क्लोरीन है तो इसका क्या होगा? 35.5। अब इसको ऐसे मत कीजिए कि सर आपने हाइड्रोजन 1.008 लिया है तो 2 होगा, तो वो नहीं, सिंपल सी चीज सिंपल करिएगा।
कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए 35, 36, 37, 38, 39, 39 और ये 39, 49, 49.5 हो गया, 49.5, 49.5। अब देखिए ये शायद इसका डबल है क्या, एन की वैल्यू अप्रॉक्स 2 आ रही है क्या, देखिए एन की वैल्यू अप्रॉक्स 2 आ रही है ना, एन की वैल्यू अप्रॉक्स 2 आ गई। ठीक, तो अब अगर आपको एन की वैल्यू 2 आ गई, तो अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एन की वैल्यू क्या है सुहासिनी, 2 गुड़िया, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है H2CCl, फार्मूला क्या हो जाएगा H4C2Cl2। ठीक है, तो यार इससे आप लिख सकते हैं C2H4Cl2, ये हो गया हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ऐसे करना। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, आपको देखिए एक ही चीज पूछेगा। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मेरा ये कहना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, तो पहला आप एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट में दो कॉमन चीज तो आपको दिख गई, एलिमेंट को लिख लीजिएगा, परसेंटेज, ये दोनों चीज क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि नंबर ऑफ मोल निकालना है। अगर आप ये चीज ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालना है, ये ध्यान रखना आपको। क्यों मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल निकालना है, क्योंकि चाहे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें चाहे एम्पेरिकल फार्मूला लिखें, उसमें नंबर ऑफ मोल की ही जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर है, उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल की ही जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको इसको हटा, नंबर ऑफ मोल, अब नंबर ऑफ मोल के लिए आपको वेट बाय मोलर मास कर लीजिए। ठीक है, जो मोल आया अगर वो सिंपल रेशियो में है तो ठीक, नहीं तो आप उसे सिंपलेस्ट रेशियो में कर दीजिए। जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। एक काम तो आपका खत्म हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपके पास इस पार्ट के लिए सिर्फ दो ही फार्मूला आपने पढ़ा है। एक तो ये वाला याद रखिएगा, ये नहीं भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरा आपने एक फार्मूला पढ़ा है ये वाला। इन्हीं दोनों फार्मूले को यूज करिए, एन की वैल्यू निकालिए और एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चार्ट बना के करिएगा, बिना चार्ट बनाए अगर आपने इसे किया तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन गलत होने के चांस होंगे। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका खत्म हो गया। इस पे क्वेश्चंस भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। कल मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दूंगा आपको, तो आपका पूरा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सब खत्म हो जाएगा। अब इसे आप राइट डाउन कर लीजिए यहाँ से। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, ऊपर वाला लिखिए। समझाते समय लिखा मत करिए, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। समझाते समय सिर्फ समझा कीजिए, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। अब ये लिख लीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, चार्ट बनाइए, चार्ट में जितना परसेंटेज दिया वो लिखिए, एलिमेंट का नाम लिखिए। कभी कभी ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं लिखता है, तो वो हमें 100 से माइनस करना होता है, वो मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगा। और कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चैप्टर का एंडिंग भी होगा और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। लगभग मैंने इसके आपके क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों से, आप लोग थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए, तो कुछ समय में मैं इसके टेस्ट ले लूंगा आपसे, और उस टेस्ट का डिस्कशन भी मैं नेक्स्ट क्लास में या उसके क्लास के बाद डिस्कस भी कर लूंगा। तो आप लोग टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहिए अब थोड़ा सा।
ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट को, जितने कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप फोकस करके करिए और होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अभी तक जिसने भी लेक्चर ध्यान से सुना है उसको चीज़ें समझ आई हैं। हाँ, जिसने नहीं सुना है, बीच में से लेक्चर अटेंड किया है, तो उसको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो इसके पहले वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सो दैट और एक दूसरे को हेल्प भी करिए, ठीक है। चलिए, और आपको समझ आई होंगी चीज़ें, अब समझ आ गई होंगी तो थोड़ा सा एक बार आप थम्स अप करके क्लास को एंड करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ओके, गुड बाय बच्चों।